ओके। वेलकम आप सभी का। और देखिए, कंडीशन वाइज बात की जाए तो एक शानदार टाइम है आप लोगों के लिए। राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर वैकेंसीज हैं, ये आ रखी हैं और बल्क में आ रखी हैं। टाइमिंग को लेकर के थोड़ा मार्जिन एकदम से टाइट है कि अक्टूबर में एग्जाम आपको बता रखी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्लानिंग, डिसीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वालिफाइड स्टूडेंट भी इसके लिए जाएंगे और जो अभी क्वालिफिकेशन जिनको हासिल करना है वो भी जाएंगे ना। वन थिंग की जो होती है ना, जैसे CSIR है वो टाइम पे एग्जाम होता ही है। वैसे आरपीएससी है जैसे टाइम पे एग्जाम कम ही होता है। अपोजिट है CSIR के। तो अगर टाइम पे एग्जाम नहीं होती है तो स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है। क्वालिफाइड हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। और जो अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी टाइम मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको फॉर्म फीस का लालच नहीं करना चाहिए। फॉर्म फिलअप करना चाहिए, फॉर्म डाल देना चाहिए आपको। एंड एट दैट टाइम सिचुएशन क्या रहती है, आपके पास टाइम मार्जिन रहता है, तो आपको जो भी आपसे हो पाता है, जो भी प्रिपरेशन है उससे आपको एग्जाम देनी चाहिए। इससे ये है कि अगर आपको बढ़िया टाइम मिल जाता है सपोज, जो कि आगे चुनावी साल भी है, डिले कितना होगा कोई कुछ कह नहीं सकता। साल साल भर का डिले भी हो सकता है, इसलिए बढ़िया मौका भी मिल सकता है। राइट, तो अपन को सारा कुछ सोच के चलना होता है। तो अच्छा करेंगे तो इसी एग्जाम के अंदर भी कुछ हासिल कर लेंगे अपन। या फिर ये कि एटलीस्ट आगे आपका जो फ्यूचर है उसके लिए तो एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा कि आप एक तरीके से सारा काम देख चुके होंगे, आपने खुद ने किया होगा, एग्जाम दिया होगा, तो आप ज्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे। तो एज पर माई सजेशन कि जैसे एज ए मेंटर मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग सारे एग्जाम फॉर्म, ये आरपीएससी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म डालें। ठीक है। अब देखिए कि अगर रियलिटी की बात करें तो हमारे पास आरपीएससी ने बता रखा है कि अक्टूबर में एग्जाम होनी है। तो आपको अक्टूबर में ही एग्जाम मान के अपना काम करना है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं है वो तो अपना दिसंबर नेट वाले पे रहें ताकि एटलीस्ट अपना नेट तो निकालें। और जो क्वालिफाइड है वो सारा का सारा इस पे चले जाए कि उनको और कोई काम नहीं होना चाहिए, और वो अपना जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करें पेपर वाइज। पेपर फर्स्ट सेकंड आपके सब्जेक्ट के होते हैं, एंड थर्ड पेपर जनरल स्टडीज का होगा, राजस्थान वाला जीके, उसको कवर करें। देखिए, हमारा जो एफर्ट है कि आरपीसी ने एक जो बल्क में वैकेंसी दे रखी है, दूसरी साइड में जो कॉलेज एजुकेशन है राजस्थान का, उसने अलाइड बायो साइंस सब्जेक्ट को भी बॉटनी जूलॉजी में शामिल कर दिया। तो जैसे पहले बायोटेक वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, जेनेटिक्स वाले या कोई दूसरी और बायोलॉजिकल फील्ड वाले बच्चे जो कि बॉटनी जूलॉजी में नहीं आ सकते थे, अब वो बॉटनी जूलॉजी में आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, आप लोगों को नहीं मिल रहा हो तो आप मेरे से ले लेना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसमें बॉटनी और जूलॉजी का जो एक कॉमन सेक्शन है, जिसमें कि वन थिंग बायोटेक्निक्स आती है। बायोटेक्निक्स राजस्थान के बच्चों की सबसे ज्यादा कमजोर होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत कमजोर है राजस्थान के बच्चों का। और इसके बाद में जैसे जेनेटिक्स कॉमन है, इकोलॉजी कॉमन है, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कॉमन है, इवोल्यूशन की थ्योरी, स्टैटिक्स कॉमन है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो कुछ ऐसे सेक्शन आप लोगों के जो चाहे बोटनी से आप एग्जाम में बैठ रहे हो या जूलॉजी से बैठ रहे हो वो कॉमन है। तो एक साइड तो ये कि जैसे आप कुछ सेक्शन तो यहाँ से तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसको आपको एक बिल्कुल पिन पॉइंट वे में आपको देना चाहते हैं कि आपको वही चीज मिले जो आपको पेपर में आनी है। ऐसे नहीं कि आप कहीं और बहुत कुछ पढ़ते रह रहे हो और पता चलता है कि इतना सारा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसमें से कुछ आता ही नहीं है, या कोई बात आती है वो तो बहुत छोटी सी बात आती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि टाइम लिमिट
छोटा सा ही तो है अपने पास, तो टाइम लिमिट को देखते हुए आपको बिल्कुल सटीक तैयारी करनी है। तो एक सेक्शन हमारा इसमें रहेगा और हमने इसको असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ साइंस कोर्स के रूप में डाल रखा है। ठीक है, ये आज अपनी पहली क्लास है इसके अंदर, जिसको अपन बायोटेक्निक से स्टार्ट करेंगे। दूसरी साइड में जो सेक्शन आपका बच गया, जैसे बॉटनी वालों का ट्रेडिशनल है, जूलॉजी वालों का ट्रेडिशनल है, बाकी और टॉपिक्स हैं, उनको आप अपने स्तर पे तैयार करें। आपका जो पेपर थर्ड जीके है उसको आप अपने स्तर पे पैरेलल तैयार करें। तो आपको इसे मैनेज करना पड़ेगा। आपको ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है कि पूरे राजस्थान के अंदर इस मैटर के ऊपर आपकी मदद करने वाला कोई ऑनेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा ऑनेस्ट आदमी नहीं है जो आपकी इस लेवल के ऊपर मदद करेगा। सारे अपना काम करेंगे, आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, हमारे लिए सब अच्छे होते हैं, हमें सबको ही रेस्पेक्ट करना होता है, बट फाइनली हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा फायदा कहाँ कहाँ से है और उसके पीसेस क्या हैं, और उन पीसेस को आपको सीरियसली लेना है। ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा इसलिए हम कहेंगे आप लोगों को कि जैसे लास्ट बार फर्स्ट ग्रेड के लिए आप लोगों की डिमांड थी स्टूडेंट की, तो हमने कोर्स किया, उसको कंप्लीट कराया, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का रहा था। और अब भी वैसा ही सीन है कि आप लोग सारे क्वालिफाइड हैं, काफी लोग स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं क्वालिफाइड हैं, तो वो भी एटलीस्ट ये एग्जाम क्रैक करें, उसके बाद में इंटरव्यू आएगा वो भी क्रैक करें, फाइनली एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे, है ना। तो वो हमारा एफर्ट है। हम चाहेंगे कि हम आपसे जो वादा करते हैं ना उसको हम पूरा करें, और हमने जो आपके साथ ये कमिटमेंट किया है कि हम इतना सेक्शन आपको एग्जाम तक कवर करा देंगे, उसको हम कवर कराएं। आपकी साइड से जो है उसको आप खुद से कमिट करें, उसको आप खुद कवर करें, राइट। और जीके वाला भी आप टाइम बाउंड होके कवर करें। तो ऐसा पूरा फुल्ली पैक सा बनाना पड़ेगा आपको टाइम शेड्यूल, और उसमें आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो गुड लक आप सभी को भी, और मेरी तरफ से आप लोगों को मैनी मैनी बेस्ट विशेष। डेफिनेटली आप प्रयास करेंगे तो ये तो मामला प्रयास का ही होता है कि जिसके प्रयास थोड़े से ज्यादा बढ़िया होते हैं वो आगे निकल जाता है बस, और जो प्रयास कम करता है या टाइम कहीं और लगाता है वो पीछे रह जाता है। तो आप बेहतरीन तरीके से प्रयास कीजिए, बिल्कुल से आप मोटिवेट रहिए, एनर्जेटिक रहिए, है ना। अपने आप से खूब सारी बातें करके अपने आप को खूब सारा संभालो, और अपने आप को एनी टाइम तैयार रखो कि मुझे बहुत सीरियस वाला रिजल्ट देना है ना। ये सारी चीजें आपके काम आनी है। ठीक है, तो ये अपने पास पहला सेक्शन है। और बॉटनी के हिसाब से बात की जाए तो पेपर फेस्ट का जो पॉइंट नंबर 12 दे रखा है वहां पे ये डला हुआ है, ये वाला पार्ट। और जूलॉजी वाला जो सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का जो यूनिट नंबर थर्ड है वहां पे ये सारा बायोटेक्निक्स का सेक्शन है। ठीक है, और आप लास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से रहते हैं। ओके, तो पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। कि माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के जो डाइवर्सिटी है कि डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके अपने अपने फीचर्स हैं, उनके अपने अपने एप्लीकेशन हैं, उनसे पहला ही क्वेश्चन वहीं से आता है। चाहे आप बॉटनी से हो या जूलॉजी से हो, पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन वहीं से आता है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में हो तो भी इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो वन थिंग, जैसे नॉर्मली अपन जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने बीएससी एमएससी क्लासेज में यूज किया है, वो दो माइक्रोस्कोप आपने यूज किए हैं, एक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो छोटे वाला था वो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, और जो बड़े वाला था जिसमें आप स्लाइड लगाते हो, है ना, और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये दोनों ही माइक्रोस्कोप जो विजिबल लाइट है उस पर काम करते हैं। जो नॉर्मल सनलाइट होती है वही आप उसको देते हो, और विजिबल सनलाइट या ब्राइट लाइट जो होती है, जो व्हाइट लाइट जिसको आप बोल सकते हो, उसके ऊपर बेस्ट। देखिए, माइक्रोस्कोप का पहला ही काम होता है, जैसे डिस्कवरी के रूप में जाते हैं तब तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आता है कि वो वैसे तो क्या है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट काफी सारे वर्क हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के, लेकिन उसके फादर की कांच की दुकान थी इसलिए वो
कांच को घिस घिस के चीजों को बड़ा करके देखता था और ट्यूब में लगा लगा के उनको आगे पीछे सेट करता, तो उसने ऐसी चीजों को देखना चालू किया। और वहीं से आपकी सेल बायोलॉजी का एक नाम आता है एनिमल क्यूब। उसने जो बारिश की बूंदें हैं, दांतों की जो गंदगी है ना, उसको स्लाइड पे लेके उसको जूम करके देखा, तो उसने उसको एनिमल क्यूब नाम दिया था, राइट। तो वन थिंग कि एक बहुत ही पुराना ना, काफी एंशियंट प्रैक्टिस है कि जिज्ञासा होती है कि चीजों को बड़ी करके देखना, है ना। जिज्ञासा थी तभी तो ये गैलीलियो ने ये सारा किया, है ना। ये दूरबीन बनाई और जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, उनको बड़ा करके देखने की कोशिश की। तो जिन चीजों को नहीं जानते उनको जानने की कोशिश में माइंड होता ही है, और हर बार ही होता है। अब अपन कुछ नया जानते हैं, उस समय पे कुछ और जानते थे। तो माइक्रोस्कोप आपके वही काम आता है कि आपके पास जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको आप बड़ा करके देखते हो। एक्चुअल में वो है मैग्निफिकेशन, कि आपके पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, आप उसको बड़ा करके देखते हो, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। लेकिन ये ओनली मैग्निफिकेशन नहीं होता, मैग्निफिकेशन के अलावा इसमें एक चीज होती है, और ये कहलाती है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक डॉट लगाई, तो आपको ये डॉट एक ही दिख रही है। अगर आप इसको जूम करोगे तो इसमें आपको दो डॉट दिखेंगे। अगर आप इसको और जूम करेंगे तो इनके बीच में आपको दूरी भी दिखेगी। जैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के अंदर फोटो को जूम करते हो तो जो पास पास जो चीजें थी ना, नियर बाय, ये अभी जैसे पास पास हैं, पैरेलल हैं, ये इनके बीच में एक डिस्टेंस है। अभी भी डिस्टेंस है लेकिन ये कम हो गई, और अभी भी इनके बीच में था लेकिन आपने वो डिस्टेंस और कम कर दी। तो नियर बाय प्लेस्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, या पास पास स्थित जो चीजें होती हैं, उनको सेपरेट सेपरेट रूप से पहचानना और देख पाना, ये जो पावर होती है उसको अपन बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्योंकि हमें डिटेल्स पढ़नी होती है। आपने स्लाइड के अंदर जो भी स्पेसिमेन लिया है, या जो स्लाइड जो तैयार की है, उसमें आपके पास जो भी सेल होगा या टिश्यू होगा, जो भी आपने लिया है, उसमें डिटेल्स हैं, है ना। उन डिटेल्स को जैसे आप आंखों से देखोगे तब तो इसमें एक ही चीज दिखेगा, अब आप उसको जूम करके देखोगे तो उसमें अंदर और अंदर और अंदर पास पास जो चीजें एक पॉइंट दिखती थी, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के रूप में रिकॉग्नाइज होते हैं। तो ये कहलाता है रिजॉल्विंग पावर। तो माइक्रोस्कोप की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारी आंखों की भी प्रॉपर्टी होती है कि हमारी आंखें भी रिजॉल्व करती है। कि आप बहुत दूर से देखोगे तो आपको वो एक ही दिखता है, और पास जाओगे तो वो दूर दूर दिखते हैं, उनके बीच में गैप दिखता है, राइट। तो हमारी आंखों के अंदर भी लेंस काम करता है, आपके माइक्रोस्कोप के अंदर भी लेंस काम करता है, और इनकी पावर है कि जो पैरेलल या नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करना, उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई करना। दिस पावर इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा होती है, किसी भी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा माइक्रोस्कोप जो ज्यादा रिजॉल्व कर सकता है, इसका मतलब वो ज्यादा पास की चीजों को दूर करके दिखाएगा। तो उसके लिए जो डिस्टेंस है डी जो है, डी विल बी स्मॉल। जो बहुत कम दूरी की चीजों को बड़ा करके दिखाए या दूर करके दिखाए, वो उसकी ज्यादा पावर है। ये पहला ही कंफ्यूजन है। तो सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं उनके दिमाग का, उनके टॉपिक का पहला कंफ्यूजन ये आता है कि अगर आपका रिजॉल्विंग पावर बड़ा है तो इसका मतलब डी बड़ा नहीं है, इसका मतलब है डी छोटा। अगर रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा ज्यादा क्लोज चीजों को दूर करके दिखाएगा। तो जितना ज्यादा क्लोज जाओगे, डी विल बी स्मॉल, डी विल बी स्मॉल। अगर रिजॉल्विंग पावर पुअर है तो डी विल बी लार्ज। देखो, एक तो है रटाफिकेशन, कि आपको कुछ चीजें हैं वो वैसी की वैसी याद करनी पड़ेंगी, और आरपीएससी इस चीज का लकीर का फकीर है कि वो इसको छोड़ता ही नहीं है, कि उसका आदत है
चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम कराएगा, उसमें वो छोटी छोटी बात, उसकी नेचर है, वो पूछता है जिसमें आपको मेमोरी चाहिए। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता जिसमें थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़े, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। तो मिक्सअप है। और आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर होना चाहिए कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सिलेबस से आ गया या सिलेबस से बाहर से आ गया, या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसका किसी के पास कोई दावा नहीं है, कुछ भी दावा कोई नहीं कर सकता। तो पूछ लिया वो पूछ लिया। और दूसरी वजह की बात यह कि उसने जो आंसर सही बता दिया वो उसी को मानता है। तो इस स्थिति में अपन को ये चाहिए कि अपन एटलीस्ट बहुत बढ़िया चीज पढ़े, और बहुत बढ़िया जगह से पढ़ें, और बहुत सही चीज है वही हम समझें। चाहे आरपीएससी गलत माने या सही माने, अब इतना भी नहीं है कि भाई हर क्वेश्चन को थोड़ी गलत मानेगा, कुछ ही क्वेश्चन में होता है तो उनको तो कैसे भी करके कंपनसेट करेंगे, वो डिलीट कर देता है। आप लोगों ने देखे होंगे लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है कि वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं क्वेश्चन डिलीट करने पे। तो आपका ड्यूटी ये बनता है कि आप किसी भी चीज को द बेस्ट एंड द करेक्ट लेवल पे पढ़ो, अदरवाइज आप उसको पढ़ो ही मत। ठीक है, ओके। तो आपको ये समझना था कि रिजॉल्विंग पावर मीन्स नियर बाई या पास पास वाली चीजों को सेपरेट करके दिखाने की काबिलियत होती है। और ऐसी काबिलियत हमारी आंख की भी है, और ऐसी काबिलियत हमारे माइक्रोस्कोप की भी होती है। और हम माइक्रोस्कोप को जितना ज्यादा एडवांस करेंगे, या माइक्रोस्कोप टेक्निक को हम जितना ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, उसकी रिजॉल्विंग पावर है वो उतनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। और रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसका मतलब वो और भी पास की जो चीजें हैं उनको दूर दूर करके दिखाएगा। तो यहाँ पे स्केल आएंगी, जैसे मिलीमीटर है, मिलीमीटर हमारी आंखें मिलीमीटर के अंदर सेपरेट कर लेती हैं। उसके बाद में जैसे माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, तो ये स्केल आएगी। तो एक बेसिक आइडिया होना ही चाहिए कि भाई मिलीमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है। जैसे मान लो कि आप मिलीमीटर की बात करते हैं, तो मिलीमीटर का मतलब है, मिलीमीटर कितना होता है? मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3। -3। माइक्रो का मतलब? -6। और नैनो का मतलब? -9। और एंगस्ट्रॉन, डीएनए वगैरह में एंगस्ट्रॉन आता है फिर -10। -10। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब एवरी टाइम शुड बी क्लियर, आपको सोचना नहीं पड़े। ठीक है। मोस्टली बच्चों के साथ जो दिक्कत आती है, इनको इंटरचेंज करने में आती है कि नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में बदलते हैं तो कंफ्यूज, एंगस्ट्रॉन को माइक्रोमीटर में बदलते हैं तो और कंफ्यूज। राइट। तो वो चीज आप सीखें भाई, आपका ये काम है, ये बेसिक काम है, ये कोई नहीं करेगा, ये आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप इनको बस समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया, बस छोड़ दिया, ऐसे क्यों करते हो? आप क्लियर करो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपन। वन इज ह्यूमन आई। कि अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो हमारी ह्यूमन आई का जो रिजॉल्विंग पावर होता है, दिस इज अराउंड 0.025 मिलीमीटर से लेकर के 0.1 मिलीमीटर। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आप जो रेंज देखेंगे ये रेंज कुछ अलग है, और आरपीसी के पेपर में जो रेंज आएंगे वो कुछ अलग आएंगे। पूरा राजस्थान ऐसे अंधेरे में रहता है कि हम जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं वो वैल्यू कुछ और है, और आरपीसी अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन में जो डालता है वो कुछ और होता है। आपको कोरिलेट करना पड़ता है, सेम वैल्यू वो आपसे नहीं पूछता, नहीं आती। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, ये आपका क्वेश्चनेबल चीज यहाँ आ गई कि ये चीज आपका क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम नॉर्मली लैब के अंदर यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है 0.275 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो इसके आसपास की जो रेंज आती है वो आपका आंसर होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं
है ना। देखो ये तो है 10⁻⁻⁶ रेंज में, और ये है नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁹ रेंज के अंदर। तो ह्यूमन आई का जो रिजोल्विंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्विंग पावर है कि वो कितनी डिस्टेंस पे रिजोल्व करके दिखा देता है, या ये डी की वैल्यूज आ रही है। रिजोल्विंग पावर की वजह से आप कितने पास पास की चीजों को दूर करके देख सकते हो, तो ये तो मिलीमीटर में आता है। कि जैसे आपका स्केल होता है, स्केल को आप लोगों ने देखा होगा, तो स्केल के ऊपर एक साइड के अंदर सेंटीमीटर में होती है, एक साइड में इंचेस में होती है मेजरिंग। अब आप सेंटीमीटर में जाओगे तो 1 सेंटीमीटर के अंदर फिर और टुकड़े हैं 10, वो मिलीमीटर है। और आप 1 मिलीमीटर के अंदर जा रहे हो 0.1, उसका 10वां हिस्सा, इससे ज्यादा आप जूम करके नहीं देख सकते, आपकी आंखों की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये अलग अलग होती है, आई साइट पे डिपेंड करता है, आपकी आई की हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो लेकिन रेंज है वो मिलीमीटर में, आपका काम इसी से हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि ये रेंज कौन से ऑर्डर की है, तो आप आराम से अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। अगर आप इधर आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की साइड में, तो ये वैल्यू कुछ अलग है। दिस इज 1.0 नैनोमीटर। अगर आप दोनों चीजों को देखते हो, दिस इज 1000 माइक्रोमीटर एंड दिस इज 0.001 माइक्रोमीटर। तो 10⁻² तो ये रहा, और ये हो गया आपका 10⁻⁻3। तो लगभग 10⁵ टाइम्स ज्यादा क्लोज दिखाता है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारी आंखों की तुलना में। यानी कि हमारी आंखें जितना पास की चीजों को देख सकती हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका 10⁵ टाइम्स के नियर अबाउट या उस रेंज में काम करता है। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसके लिए रेडी रहें कि आपको इस रेंज को यूज करना है। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल चीजें हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। वन इज रिजोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये किसके प्रोपोर्शन होता है? लैम्डा ऑफ इल्यूमिनेशन। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होती है, कि आप जो लाइट यूज कर रहे हो उस लाइट की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और बाई इक्वेशन ये कैसे डिपेंड करता है, या नेचर क्या डिपेंडेंसी का, वो ये है कि डी, डी का मतलब डिस्टेंस, रिजोल्विंग डिस्टेंस, कि कितनी दूरी होगी, डिपेंड्स ऑन 0.61 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एंड डिवाइडेड बाई n साइन थीटा। ठीक है। लैम्डा आपको पता था, ये लाइट है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप ये जो ब्राइट लाइट है उस पर काम करते हैं, और इसकी जो रेंज है ये है 527 नैनोमीटर। तो जो व्हाइट लाइट की रेंज होती है, या जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज आपको अप्लाई करनी होती है। अभी अपन क्वेश्चन भी देखेंगे। तो विजिबल जो लाइट होती है, विजिबल लाइट की रेंज आपको यूज करनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया कि विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड। अब इसमें तो ऐसे ही काम होने हैं। तो अब आपको विजिबल लाइट की रेंज पता होनी चाहिए, तो आप बता सकते हो। ऐसे विजिबल लाइट की रेंज जो आपको फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में भी चाहिए, है ना, पिगमेंट्स के लिए भी चाहिए, कैटनोइड्स के लिए भी चाहिए, उन सब के लिए भी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको आइडिया बेसिक फिजिक्स का होना चाहिए। ठीक है। एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, उसको आप एन से डिपेंड करते हो। इसकी एक वैल्यू होती है, जैसे हवा के लिए इसकी वैल्यू है 1.0003। ठीक है। इसका लेना देना कहाँ से है? आपके पास माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर आपका आई पीस होता है ना, यहाँ पे आई पीस लगा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, और ऊपर जो ट्यूब है यहाँ पे आपका आई पीस होता है। ठीक है। और यहाँ नीचे स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर आपने स्लाइड रख रखी है,
और स्लाइड के ऊपर आपका स्पेसिमेन। ये सीन होता है आपका, ठीक है। तो जिस समय पे आप माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं उस समय पे ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन, इनके बीच में हवा होती है, इस जगह के ऊपर एयर है, यानी कि आपका लेंस कभी भी स्लाइड को टच नहीं करता। स्लाइड के ऊपर आपका स्पेसिमेन, उस पर कवर स्लिप या कुछ लगा रखी होगी, बिना कवर स्लिप लगा रखी होगी, ग्लिसरीन आपका काम है, आप जानो क्या बनाया आपने, ठीक है। लेकिन आपके स्पेसिमेन और हमारे माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में चाहे बाल जितनी भी जगह हो, लेकिन जगह होती है। अगर आप 40x के ऊपर मैग्नीफाई कर रहे हो तो बहुत पास में होता है, दूरी बहुत कम होती है, लेकिन वहां हवा होती है। तो मीडियम कौन है? दैट इज एयर। नॉर्मल आप जो लेते हैं उसमें कौन है? एयर। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वैल्यू इज 1.0003। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज भी करते हैं अपन, वो काम करते हैं अपन इमर्सन माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसको अपन ऑयल इमर्सन माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप। ऑयल इमर्सन माइक्रोस्कोप का मतलब, इमर्सन का मतलब भिगो देना होता है, कि जिस जगह पे आप हवा मान रहे थे उस जगह पे हवा नहीं होती है, इस जगह के ऊपर क्या होता है? ऑयल होता है। इमर्सन ऑयल। और इमर्सन ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.515। तो अगर आपने माइक्रोस्कोप जो यूज किया है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, तब तो वहां पे हवा है, तब तो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.0003, राइट। और अगर आपने ऑयल इमर्सन माइक्रोस्कोप ले रखा है तो वहां पे वैल्यू है 1.515, यानी कि आपकी जो हवा की वैल्यू है उसकी 1.5 गुना है ना। एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं पता हो तो हवा की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका 1.5 गुना होता है इमर्सन ऑयल का। और ऐसा लेने से क्या हो गया? ऐसा लेने से क्या हो गया कि इट इंक्रीजेस न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसे आपका एन कहाँ पे है? यहाँ पे आ रहा है। अगर एन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो आपका जो डी है वो छोटा हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं। हम डी को छोटा करेंगे उतना हमारा रिजॉल्विंग पावर बढ़ने वाला। तो ऑयल इमर्सन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तुलना में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हवा की बजाय जो इमर्सन ऑयल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है। उससे फर्क क्या पड़ता है? ऑप्टिकल लैंग्वेज की भाषा के अंदर न्यूमेरिकल जो अपर्चर है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके बढ़ने, ये न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ये आएगी, उसकी वजह से हमारी डी है वो छोटी हो जाती है, और डी का छोटा होना है वो रिजोल्यूशन का बढ़ना है, राइट। हाँ, इसके बाद में थीटा बच गया था। थीटा का मतलब है लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस, इसको आप लेंस अपर्चर बोलते हो। कि लेंस के रूप में जो लाइट को गैदर किया जा रहा है, कि ऑब्जेक्टिव लेंस भी लाइट को गैदर करता है, और हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो भी लाइट को गैदर करता है। लाइट को गैदर करने से ही इमेज बनती है। तो लाइट को गैदरिंग करने की कैपेसिटी है, उसका एंगल है दैट इज थीटा, और ये साइन थीटा के रूप में यूज होता है। और हमारी आंखों का जो न्यूमेरिकल अपर्चर है ये 0.004 होता है, और माइक्रोस्कोप वगैरह का न्यूमेरिकल अपर्चर बड़ा होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर जितना बड़ा होगा डी उतना छोटा करना होता है। तो चीजें ज्यादा ऐसे ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, चीजें थोड़ा थोड़ा समझ लें तो भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आप क्या आंसर निकालने वाले हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद में नाम आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का मतलब ये है कि आपने साधारणतया जो माइक्रोस्कोप यूज किए हैं वो ब्राइट फील्ड वाले ही होते हैं। मतलब उसके अंदर नीचे से लाइट आती है, आप एक मिरर यूज करते हो, उस मिरर से जो लाइट है उसको आप एंगल से स्पेसिमेन के ऊपर गिराते हो, और स्पेसिमेन पूरा का पूरा ब्राइट हो जाता है, यानी कि उसमें नीचे से व्हाइट लाइट आती है, और आपके स्लाइड के ऊपर जो स्पेसिमेन है उसमें से वो लाइट गुजरती है। अगर आपने स्पेसिमेन बहुत पतला सा स्लाइड बनाया है तब तो आपको डिटेल दिख जाती है, क्योंकि लाइट उसमें से आर पार हो जाती है। अगर आपने सेक्शन मोटा काटा है तो सर आपको कहते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके अंदर सब काला काला हो जाता है। जितना मोटा रखोगे लाइट का पास होना उतना टफ हो जाएगा, और लाइट टकरा के वापस नीचे चली जाएगी, और ऊपर से आप देखोगे तो वहां पे काला रंग ही दिखेगा। तो सेक्शन जितना पतला होता है उतनी लाइट उसमें से पास हो जाती है।
और लाइट जितनी पास होगी उतना ही हम क्लियर या उतना ही हम विजिबिलिटी उसकी बेटर ले लेंगे। तो हमारा माइक्रोस्कोप जो नॉर्मली हम यूज करते हैं दैट यूजेज ऑन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, कि नीचे से अपन पूरी लाइट स्पेसिमेन पे गिराते हैं और स्पेसिमेन में से होकर के लाइट जाती है। अब स्पेसिमेन में से होकर के जाएगी या नहीं जाएगी वो स्पेसिमेन की क्वालिटी है कि आपने स्पेसिमेन हाथ से काटा है या बैटर काटा है या आपने माइक्रोटॉम से काटा है। तो अगर आपने बहुत ही फाइन सेक्शन काटा है तो ऑब्वियसली आपको डिटेल दिख जाएंगे। ठीक है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर आपने स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर आपने स्पेसिमेन को पुट कर दिया। अब स्पेसिमेन के पीछे से आप लाइट दे रहे हो और स्पेसिमेन में जो भी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और ऐसा आपको दिख जाता है। ठीक है, इसका एक वर्जन और भी है, वो है ऑब्लिक इल्यूमिनेशन। ऑब्लिक का मतलब तिरछा होता है, ऑब्लिक इल्यूमिनेशन। ऑब्लिक इल्यूमिनेशन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी या जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसी का एक वेरिएंट है। उसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल अपीयरेंस आती है कि आप तिरछी लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो उससे आपको जो साइड्स हैं उन साइड्स की इमेज मिलेगी, साइड्स की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको विजिबल हो जाएंगे, वरना नहीं दिखेंगे। अगर आप बिल्कुल ऊपर से देखते हो किसी चीज को तो आपको जेड एक्सिस नहीं दिखती, अगर आप साइड से देखोगे तो आपको जेड एक्सिस भी दिखेगी, यानी कि आप उसको हाइट दिखेगी आपको। तो अगर आपको हाइट भी दिखती है, उसकी लेंथ भी दिखती है, उसकी विड्थ भी दिखती है, तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अदरवाइज सिंपल आप देखते हो वो 2 डायमेंशनल ही होता है, उसमें एक्स एंड वाई एक्सिस से आता है, उसमें हाइट नहीं दिखती। ठीक है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि इसमें जेड एक्सिस है ये आपको विजिबल हो जाती है, या आप जो थिकनेस है वो थिकनेस का जो एरिया है उसको भी आप देख सकते हो। एक तो अंदर क्या है वो दिख गया और एक साइड से क्या है वो दिख गया। दिस इज ऑब्लिक इल्यूमिनेशन। अब पेपर में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन बनाने पे डिपेंड करेगा। देखो ये तो कि 3 डायमेंशनल अपीयरेंस या लाइट माइक्रोस्कोप का डाइवर्जेंट जिसमें आप साइड्स को भी विजुअलाइज कर सकते हो या थिकनेस डिटेल को देख सकते हो, तो ऑब्लिक इल्यूमिनेशन है। राइट, इसको अपन हॉफमैन्स मॉड्यूलेशन कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं। हॉफमैन मॉड्यूलेशन कॉन्ट्रास्ट, और इसका बहुत ही खास यूज होता है जब अपन क्या करते हैं कि आपके पास कोई सेल कल्चर हो और हम उस कल्चर को देख रहे हो, और कल्चर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप इन्वर्टेड यूज करते हैं। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप फॉर यूज इन सेल कल्चर स्टडीज। तो ब्राइट फील्ड एक कॉमन सा माइक्रोस्कोप है जो बच्चे बॉटनी से प्रिपेयर कर रहे हैं, बॉटनी से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आता है फ्यूफासी का। फ्यूफासी ब्राउन एल्गी होते हैं ना, इनमें आपके पास एक्टोकार्पस वगैरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप पढ़ते हो, और इनके अंदर रिजर्व मटेरियल है, उसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो अगर ऑयल ड्रॉपलेट आपके स्पेसिमेन के अंदर है, मान लो कि आपकी स्लाइड है और स्लाइड के अंदर आपने कोई भी सेल ले ली या कुछ भी आपने स्पेसिमेन ले लिया, इसमें ऑयल ड्रॉपलेट है और नीचे से आप इसमें लाइट डालोगे तो ऑयल ड्रॉपलेट के कारण से ये आपको कैसे दिखेंगी, चमकदार दिखेंगे। कि लाइट है वो इनके किनारों से रिफ्रैक्ट होगी और दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट होगी, तो उससे यहाँ पे चमक, बीच में तो काला दिखेगा, जो ऑयल ड्रॉप है वो बीच में से दिखेगी काली और उसके जो किनारे हैं वहां पे दिखेगी चमक। तो ये अब डिपेंड करता है ना पूछने वाले पे, कि उसने नाम दे दिया एक्टोकार्पस की सेल्स, अब उसमें इस प्रकार का कुछ भी डिजाइन करके देते तो वो क्या दिखती है। आपका मामला तो माइक्रोस्कोपिक आया एक्चुअल में, बट आधा उसमें पता होना चाहिए बोटनी के बच्चों को कि भाई फ्यूफासी में ऐसी ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। राइट, तो आपको चीजें मतलब मेंटली आपको बहुत
शानदार तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको सारी सारी चीजें ऐसे कनेक्टेड कनेक्टेड मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है डार्क फील्ड। ब्राइट फील्ड का रिवर्स होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। साक्षी जूम कर दिया ना, ठीक है ना। हाँ, डार्क फील्ड, अब वहां पे लाइट फील्ड में तो अपन लाइट गुजारते हैं और डार्क फील्ड है वो रिवर्स हो गया। यहाँ पे अपन अनस्टेंट और जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस हैं उनको विजुअलाइज करते हैं, जो बिना स्टैन किए हुए लाइट माइक्रोस्कोप में आप स्टैनिंग करते हैं। साधारणतः आप जो लैब में स्लाइड बनाई है उसको आपने सेपरेनिन से, फास्टग्रीन से, कॉटन ग्लूसन से स्टैन किया होगा, तो वो अभिरंजित होते हैं ना, स्टैंड होते हैं, आपने उनको कलर्ड कर रखा है। डार्क फील्ड के अंदर जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस हैं, अनस्टैंड्स हैं, वो यूटिलाइज किए जाते हैं। ऐसे वन इज डिस्पर्सन स्टैनिंग। डिस्पर्सन स्टैनिंग क्या होता है? डिस्पर्सन स्टैनिंग तो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि कलर्ड इमेज प्राप्त होती है और वो भी कलरलेस स्पेसिमेन की। ऐसा स्पेसिमेन जिसमें कोई कलर नहीं है उसकी भी कलर्ड इमेज, और वो भी बिना किसी डाई के। दिस इज डिस्पर्सन स्टैनिंग। तो लाइट का जो डिस्पर्सन बिहेवियर होता है, या अलग अलग जो ऑर्गेनेली या जो ऑब्जेक्ट्स आपके स्पेसिमेन के अंदर है उनके डिस्पर्सन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम में स्टैनिंग है, वैसे कोई स्टैनिंग नहीं होती है। ऐसे एक आता है आपका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। आपके कंपटीशन एग्जाम्स में माइक्रोस्कोपिक की आत्मा कह सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी पक्का है कि यही आएगा, राइट। फेज कॉन्ट्रास्ट, एक तो आपको नाम पता होना चाहिए कि फ्रिट्ज जेरनिक ने 1930 के आसपास इसको इन्वेंट किया था, इसको बनाया था, और इसके लिए इनको 1953 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला है। तो माइक्रोस्कोपी की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा काम है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। कॉन्ट्रास्टिंग नेचर या स्पेसिमेन के अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्ट्रास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली डिफर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका बेस है कि आधार क्या है या किस बात पे ये काम करता है। तो वो क्या है कि आपके पास जो भी सेल है उस सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली है उनका कंपोजिशन सबका अलग अलग है, सारे अलग अलग हैं, सबका डिफरेंट है, और उसकी वजह से सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है वहां पे मॉलिक्यूल्स, उस पर डिपेंड करता है। तो पानी का अलग है, हवा का अलग है, ऐसे आपकी सेल में साइटोप्लाज्म का अलग है, लाइसोसोम का अलग है, किसी दूसरे ऑर्गेनेली का अलग है। तो अलग अलग ऑर्गेनेली का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको ये यूज करता है, और उसी की वजह से जो ऑर्गेनेली है वो अलग अलग चमक वाले और अलग अलग अंधेरे वाले दिखते हैं। यानी कि सब में बराबर चमक नहीं होती या सब बराबर अंधेरे जैसे नहीं दिखते, सबका अपना अपना कंपैरेटिव वैल्यूज होती है। तो एक ही सिस्टम है सेल, उस सिस्टम के अंदर चीजें सारी अलग अलग हैं, सबके रिफ्रैक्टिव अलग अलग हैं, इसलिए सारी चीजें हमें सेपरेट सेपरेट दिखाई देती है, अलग अलग रिलेटिव ब्राइटनेस एंड डार्कनेस के साथ। तो लाइट का जो इंटरफेरेंस है उस पर डिपेंड करता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जो लाइट आपने उसमें से स्पेसिमेन में से गुजार रहे हो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कि आपने लाइट डाली, लाइट उसमें से निकली, लाइट रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट लाइट आपस में टकराती है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसलिए इस माइक्रोस्कोप को इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी। तो फेज कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी। 3D क्वालिटी बाय DIC। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें आपको एक्सिस की जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के ऊपर वैल्यूज मिल जाएंगे। DIC का मतलब है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट।
डिफरेंशियल का मतलब होता है अलग अलग, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल, जिसके आधार पे सबको अलग अलग कर सकते हैं, है ना। विभेदात्मक जो भिन्नात्मक जो होता है ना, कि सबका अलग अलग होता है, दिस इज डिफरेंशियल। इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट, कि सबका अपना अपना इंटरफेरेंस है और उसी के अकॉर्डिंग सब अलग अलग चमक के साथ दिखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब बैकग्राउंड के अंदर कोई चीज कितनी साफ दिखती है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट, राइट। एंड सब अपने उस प्रॉपर्टी को लेकर के अलग अलग है, दिस इज डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट। और इसको टेक्निकली नोमार्स्की इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। और यहाँ पे सिंपल लाइट के बजाय जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये यूज होती है। बाकी आपका जो लाइट माइक्रोस्कोप आपने लिया वहां पे आप सिंपल लाइट यूज करते हो। ये इसके एप्लीकेशन है जहां से आपको क्वेश्चन मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। टू व्यू एन स्टैंड, जिनको आपने स्टैंड नहीं किया है, ट्रांसपेरेंट एंड लाइव सेल्स। अगर आपको लिविंग सेल या जो जिंदा कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनली हैं या उनके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर्स है उनका स्टडी करना है, तो यू हैव टू यूज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। द बेस्ट वन पार्ट जहां से आपका क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आपको क्या मिल सकता है कि आपने अलग अलग ऑर्गेनली को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है इसलिए आप इसको यूज कर रहे हो, और फिर ऑर्गेनली सेल में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनली का जो मूवमेंट होता है, ऑर्गेनली के मूवमेंट को भी आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक ही होता है, दूसरे का कोई दूसरा होता है, तीसरे का कोई तीसरा होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनली या कोई खास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला अब कहाँ है, इसके आगे वाले टाइम पे कहाँ है, उसके आगे वाले टाइम पे कहाँ है, तो सेल के अंदर वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं उसको अपन इससे नोट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग टाइम के ऊपर माइक्रोस्कोप से उनका मूवमेंट देखते हो तो दिस इज कॉल्ड टाइम लैप्स्ड माइक्रोस्कोपिक। ये अलग अलग टाइम के ऊपर आप मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से। डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी आपका स्पेसिमेन है उसमें हेलो लाइट रिंग फॉर्मेशन होती है। हेलो का मतलब आभा या चमक होती है ना, तो एक स्पेसिमेन के चारों तरफ लाइट की एक रिंग, एक चमकदार रिंग बनती है, वो इसका डिसएडवांटेज है। तो भरोसा कुछ भी नहीं है, देखो आपको सारी चीजें या कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है ना, जैसे बाई नेम तो मान लीजिए कि आप जानते हैं, फ्लोरोसेंस बहुत सुना हुआ होगा आपका, बट है ना, जैसे हिंदी में तो इसको प्रतिदीप्ति बोलते हैं ना। अब हिंदी की प्रतिदीप्ति भी समझ में नहीं आता कि प्रतिदीप्ति क्या चीज होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास से लोहे की एक चम्मच है और आप उस लोहे की चम्मच को आग में पूरा गर्म कर लो ना, एकदम से लाल कर लो उसको, पूरा गर्म हीटिंग कर दो उसका अच्छे से। फिर आप उस गर्म चम्मच को पकड़ के और अंधेरे कमरे में चले जाओ, बिल्कुल अंधेरे कमरे में चले जाओ जहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, राइट। तो आपको क्या दिखेगा, आपको वहां पे दो चीजें मिलनी है। एक तो आपको वो चमकता हुआ दिखेगा और एक आपको गर्मी लगेगी, उसके पास आप अंगुली ले जाओगे तो आपको गर्म लगेगा। यानी कि उसमें से दो चीजें निकल रही हैं, एक वो निकल रहा है जिसकी आपकी आपकी आंखें उसको देख सकती हैं, वो आपको रेड कलर का, ऑरेंज रेड कलर का दिख रहा है, वो तो है विजिबल लाइट के अंदर, उसमें से वेवलेंथ निकल रही है, वो विजिबल लाइट के अंदर की है। एक उसमें से ऐसी वेवलेंथ भी निकल रही है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन महसूस होते हैं, वो गर्मी है, हीट वेव्स, तो थर्मिक रेडिएशंस भी निकलती हैं और आपकी विजिबल लाइट भी उसमें से निकलती है। आपने उसको एनर्जी दी, वो एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के बाद में वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है तो एनर्जी को लॉस्ट करता है। एनर्जी को लॉस करने के दो ऑप्शन है, या तो हीट के रूप में या फ्लूरोसेंस के रूप में। तो मॉलिक्यूल्स हैं या बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो जब अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो वो हीट भी रिलीज करते हैं और वो फ्लूरोसेंस भी देते हैं। तो फ्लूरोसेंस के आधार पे भी माइक्रोस्कोप हैं
वो हम काम में लेते हैं, जो आपके फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी हो जाती है। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है वो क्या होता है, तो वन इज जेनॉन आर्क लैम्प या मरकरी वेपर लैम्प हम लाइट सोर्स के रूप में यूज करते हैं। इस माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट आती है वो लाइट कहाँ से आती है, जेनॉन आर्क लैम्प या मरकरी वेपर लैम्प की होती है। स्पेसिमेन जो भी हम स्लाइड में लेते हैं वो मेनली यूवी लाइट है, उसको सोखता है, और विजिबल लाइट है उसको एमिट करता है। एमिट का मतलब छोड़ता है। तो आपके पास जो स्पेसिमेन है वो एक वेवलेंथ की लाइट को सोखता है और एक वेवलेंथ की लाइट को छोड़ता है। और जब वो स्पेसिमेन अपने फ्लोरोसेंस के टाइम पे विजिबल लाइट को छोड़ेगा तो वो चमकेगा, तो ग्लो करता है, ग्लो करेगा, और बाकी सारा फील्ड है वो आपका डार्क होता है। तो केवल आपकी जो चमक वाली चीज है वो दिखेगी आपको, बाकी सारी चीजें आपको अंधेरे में दिखेंगे, अंधेरा दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो केवल चमक वाली चीज हमें इस माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, बाकी जो पूरा सर्किल है वो काला होता है, इसका अंधेरा होता है वहां पे। इसके बाद में हम चीजों को अपनी हिसाब से देखना चाहें तो हम डाई यूज कर सकते हैं। कुछ फ्लोरोक्रोम्स हैं जो फ्लोरोसेंस देने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको फ्लोरोक्रोम बोलते हैं ना। तो वन इज रोडामाइन डाई यूज कर सकते हैं अपन, टेक्सास डाई यूज कर सकते हैं, ये रेड कलर देती है। तो रेड कलर के फ्लोरोसेंस के लिए हम इनको यूज करते हैं। CY3 है, ये ऑरेंज कलर देता है। ऐसे ही फ्लोरोसिन है, ये ग्रीन कलर देता है। और नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में आता है GFP टैग्ड, तो GFP का मतलब है ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन, एक्चुअल में ये ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन किससे प्राप्त की गई है या सबसे पहले इसको किससे खोजा गया था, ये है एक जेलीफिश। जेलीफिश, दिस इज एक्वेरिया विक्टोरिया। और इससे जो प्रोटीन है जो कि आपको GFP के रूप में काम में लेनी होती है वो है एक्वोरिन प्रोटीन। ये इसका नेचुरल सोर्स हो गया, प्राकृतिक रूप से इसके अलावा कुछ और पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे, दिस इज Qn2। ऐसे ही है Pura2, ये इंडिकेटर्स हैं ऑफ कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो अलग अलग कंडीशन में वेरी करता है। तो अगर हमारे स्पेसिमेन या हमारा जो भी सेल स्टडी अपन कर रहे हैं उसमें कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम और ज्यादा या उसमें कोई फ्लक्चुएशन आता है, अगर हम उसको देखना चाहें तो हमें एक दूसरे प्रकार के फ्लोरोसेंस प्रोटीन यूज करने पड़ते हैं। दिस इज Qn2 या Pura2। ये कैल्शियम इमेजिंग कहलाती है कि आप इनका इस्तेमाल करके कैल्शियम को देख सकते हो, तो येलो कलर की इमेजिंग आती है। और टाइम के साथ में ये येलो कलर कैसे कम और ज्यादा हो रहा है, इसको अपन कैल्शियम सिग्नेचर बोलते हैं। कैल्शियम सिग्नेचर। इसके अलावा और हम यूज कहाँ कर पाएंगे इसको, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर आपने उसके साथ में GFP जोड़ दिया या आपने उसको GFP टैग्ड कर दिया तो वो जहां भी जाएगा आपको वो चमक जाती हुई दिख जाएगी। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अगर आपको ऑब्जर्व करना हो तो आप यहाँ पे भी जो फ्लोरोसेंसली टैग्ड सिस्टम है उसका यूज कर सकते हो, राइट। ऐसे ही सेल के अंदर जो प्रोटीन्स है उनके डायनेमिक जो एक्टिविटी होती है कि उनका जो मूवमेंट होता है उसको आप स्टडी कर सकते हो। ऐसे ही सरफेस के ऊपर या सेल के अंदर कोई भी कंपाउंड जो कि एज ए एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी रिकॉग्निशन के लिए काम में ले सकते हो, कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसको आपको ढूंढना हो उसके अगेंस्ट आप कोई एंटीबॉडी लगाएं और एंटीबॉडी के ऊपर फ्लोरोक्रोम हो। जैसे आपको ढूंढना है एक्स, एक्स है एक एंटीजन, आप एक्स को ढूंढोगे वाई से,
Y है एक एंटीबॉडी। अब हमारी जो एंटीबॉडी है वो चमकदार होनी चाहिए, तो आपने इसके ऊपर एक फ्लोरोक्रोम चिपका रखा है, फ्लोरोक्रोम। तो जहां भी हमारी चमक जाएगी, इसका मतलब चमक कहाँ जाएगी, जहां हमारा एंटीबॉडी गया। एंटीबॉडी कहाँ जाएगा, एंटीबॉडी तो अपने एंटीजन के साथ में बाइंड करेगा। तो हम किसी एंटीजन को या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी उसी को बोलोगे जिसके अगेंस्ट आपके पास कोई एंटीबॉडी, जिसको एंटीबॉडी ढूंढ सके, वही एंटीजन होता है, राइट। ऐसे आप डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो फ्लोरोसेंस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्लोरोसेंस क्या चीज है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या है, वहाँ की कुछ डाइज है ना, कुछ स्पेशल पॉइंट बन जाते हैं। तो बिल्कुल से ऐसे होना चाहिए कि भाई अपन को ये चीजें पता हो, तो एटलीस्ट अपन पेपर में आए तो अपन करते हैं। ठीक है, ये तो एक छोटा सा पार्ट हमने दो चीजों का है। अरे ऐसा ऐसा मैटर रहता है कि जैसे आप बीएससी की किताब पढ़ोगे तो वो भी गलत है, आप 12th तक की किताब पढ़ोगे उनमें भी कोई ज्यादा श्योरिटी नहीं है, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे वहां पे कुछ और है, आप इंटरनेट से पढ़ोगे वहां पे कुछ और है। लेकिन आप ऑलमोस्ट इन चीजों को तो इग्नोर कर ही सकते हो कि ये तो लगभग गलती होगी ना, ये तो कैसे होंगे सही। ये 2015 के पेपर का क्वेश्चन है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा, न्यूमेरिकल अपर्चर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो सभी पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द दिस। तो ऐसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बना आसानी है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो सारी बातें आपको समझ लेनी चाहिए, आपको महसूस करके इसको स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी से कहीं ज्यादा आरामदायक इंग्लिश है। चाहे धीरे धीरे सही, लेकिन आप इस पे काम करो ताकि इंग्लिश लिखना लिखना की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ना और समझना आ जाए बस। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने कौन देता है एग्जाम, केवल समझ में आ जाए, राइट। ये 2020 का पेपर है, वहां से क्वेश्चन है कि द मिनिमम रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये तो मतलब कोई भी कर देगा भाई, आप मिलीमीटर गलती करोगे है ना, और 20 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, अब बताओ आंसर क्या है। राइट, और आपने नोट किया यही चीज पिछले एग्जाम में पूछी हुई है। ये कोई पूछने की जरूरत थोड़ी होती है कि नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। आप देख सकते हैं कि ओके, गुड 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 गुड। और ये लो क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंज इज एसोसिएट विद द यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, माइक्रोस्कोपी हो, विजिबल रेंज में काम करे तो विजिबल लाइट की रेंज होनी चाहिए। विजिबल लाइट की रेंज क्या है, 380 से 750, जो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हो है ना, इकोलॉजी में पढ़ते हो, पीएआर भी पढ़ते हो। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि अपने पास क्वेश्चंस का लेवल है वो बिल्कुल से ऐसा ही है, यानी कि आपको इन डेप्थ या कोई बहुत खतरनाक वाली पढ़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें ये भी है कि आपसे पूछ ले कि विच डाई इज यूज टू स्टडी इंट्रासेलुलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन विथ ए माइक्रोस्कोप, विथ ए फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप, तो कहाँ जाओगे, तो बच नहीं सकते आप। तो नहीं पूछता है तो आपका गुड लक, और पूछ ले तो आपका गुड लक। पूछ ले तो ज्यादा सही है ना। अगर ऐसी बातें नैनोमीटर पूछेगा तो हर कोई स्कोर बनाएगा और आपका सिलेक्शन टफ हो जाएगा। अगर पेपर टफ आता है, और नो डाउट पेपर टफ ही आएगा, पेपर में चीजें पहले से बेटर होके ही आएंगी, इसलिए आपको मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। पेपर्स से पिछले जरूर कवर कर लेने हैं, पिछले पेपर्स में आपको आइडिया भी लग जाता है, आपको एक
ऐसा कि भाई ऐसा कुछ रहना है ना, वो आ जाएगा आपके पास। फिर आप उसमें उन चीजों को तो करना ही करना है। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको बढ़िया वाला काम करना है, आपको पूरा माइंड सेट क्लियर करना है कि इसमें यही आंसर हमने क्यों दिया या उसने क्यों माना। ठीक है, तो ये तो रहा अपना आज का पहला क्लास। तो आई होप चीजें सिंपल सी थी, आपने आराम से उनको डिस्कस कर लिया, आपको समझ में भी आ गई, कुछ क्वेश्चन आपने देखे थे। और नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें कल अपन ऐड कर ही लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप लोग आराम से अपना बाकी भी मैनेज कीजिए और इसको मैनेज कीजिए। और इसको तो आप अपने शेड्यूल वाइज कहीं भी सेट कर सकते हो, है ना, लाइव में सेट कर सकते हो या आप रिकॉर्डेड में सेट कर सकते हो। बट ये है कि यहाँ इतने टाइम के अंदर हमारे पास इतने टॉपिक्स हो जाएंगे या इतनी बातें हो जाएंगी कि उनसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो ये जरूरी है आपके क्वेश्चन हो जाए और डाउट ना रहे। ठीक है, ओके देन।